दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान ये सिर्फ नाम नहीं, ये सिर्फ एक देश नहीं, ये एक जज्बा है दोनों देशों के उन क्रिकेट फैंस का जो कि स्टेडियम में दिखाई देता है। और जब जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो खून की नहीं बल्कि चौकों और छक्कों की नदियां बहती हैं। हर फैंस, हर खिलाड़ी बस यही चाहता है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से उनकी औकात याद दिला दी जाए, उनको ये बता दिया जाए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। पाकिस्तानियों को स्टेडियम में लिटाकर उनकी छाती में तिरंगा झंडा गाड़ दिया जाए। हर फैंस यही चाहता है और ऐसा दौर हर बार आता है जब जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं। अब चाहे मैदान जंग का हो या फिर क्रिकेट का हो, आपको खून की नदियां बहती हुई दिखाई देंगी। और वो खून जब क्रिकेट के ग्राउंड पर पहुंचता है तो आंखों में अंगारे बनकर दिखाई देता है। और ऐसा ही कुछ होने वाला था इस मैच के दौरान, जिस मैच से पहले ही गौतम गंभीर पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों पर नाराज दिखाई दिए थे। फिर चाहे वो शाहिद अफरीदी हो या फिर उमर अकमल, दोनों के साथ उनकी गर्मा गर्मी मैच से पहले ही शुरू हो गई थी। जब जब गौतम गंभीर गर्मा गर्मी के माहौल में दिखाई देते हैं तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि अकेले गौतम गंभीर काफी हैं पाकिस्तानियों को निस्त नाबूद करने के लिए। और यही हर क्रिकेट प्रेमी भी चाहता है कि पाकिस्तान को निस्त नाबूद कर दिया जाए, मिटा दिया जाए उसको क्रिकेट के मैदान से। और हाँ, बता दिया जाए कि किस तरीके से क्रिकेट खेला जाता है। वो पाकिस्तान जिसको घमंड है अपनी तेज गेंदबाजी पर, उसको बता दिया जाए कि भारत के पास एक से बढ़कर एक कमाल के बल्लेबाज हैं जो तुम्हारे तेज तर्रार गेंदबाजों को स्टेडियम के बाहर जब चाहें तब पहुंचा सकते हैं। और कुछ ऐसा ही होने वाला था इस मैच के दौरान भी। ये मैच जो कि श्रीलंका के अंदर खेला जाना था, इस बार लंका दहन फिर से होने वाली थी। लेकिन इस बार श्रीलंका की नहीं बल्कि पाकिस्तान की लंका दहन होने वाली थी। एशिया कप 2010 और शनिवार का दिन। शनि इस बार भारी था, लेकिन उन पाकिस्तानियों पर शनि का प्रकोप था। शनि का प्रकोप पाकिस्तान के हर खिलाड़ियों पर देखा जा रहा था। और जिस तरीके से सन्निचर पाकिस्तान का बिगड़ा हुआ था, वो आगे और कमाल और बवाल करने वाला था। 19 जून 2010 दोपहर के 2:30 बजे सूरज एकदम सर पर था। गर्म हवाएं और तपिश हर किसी को महसूस हो रही थी और स्टेडियम में बैठे फैंस उस गर्मी को और ज्यादा महसूस कर रहे थे, क्योंकि अब दो ऐसी टीम आमने सामने होने वाली थी जो एक दूसरे के खून की प्यासी थी। अब चाहे जंग का मैदान हो या फिर क्रिकेट का मैदान हो। और तब हमें यही जुनून देखने को मिलता है जब जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता जहां पर वो हिंदुस्तान के पीठ पीछे छुरा ना भोंके। और हर बार ऐसा ही होता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। लेकिन भारतीय टीम तैयार थी पाकिस्तान को यह बताने के लिए कि क्रिकेट असल में खेला कैसे जाता है। इस कहानी में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल क्रिकबाज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप वाकई में हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और आप हिंदुस्तानी सेना को प्यार करते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस मैच की तरफ। पाकिस्तान की टीम जो अपने आप को एक सूरमा समझती है, उसको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जब चाहे वो हिंदुस्तान को हरा सकती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सपनों में। क्योंकि पाकिस्तान एक काम बहुत अच्छा करता है और वो है सपने देखना। क्योंकि चांद पर झंडा होना और झंडे पर चांद होना दोनों अपने आप में अलग बात है। क्योंकि भारतीय टीम जहां चांद पर तिरंगा अपने खेल से गाड़ चुकी है, वहीं पर पाकिस्तान अभी भी अपने झंडे पर चांद को लेकर खुश है। उनको ऐसा लगता है कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। असल बात तो यह है कि पाकिस्तान की टीम को अभी भी क्रिकेट ठीक से खेलना आया ही नहीं है। पाकिस्तान बस अपनी तेज गेंदबाजी के बल पर उछलते हैं और उसको भी हमारे भारतीय बल्लेबाज अच्छी तरीके से खेलना और उन पर वार करना जानते हैं। पाकिस्तान को यह बताना सीख चुके हैं, ये जान चुके हैं कि तुम्हारी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों को हम मार मार के उनका भूत भगा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ इस मैच में भी होने वाला था। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी हुई थी। सलमान बट और इमरान फरहत दोनों ने टीम की नैया को अपने हाथों में पकड़कर रखा था। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। एक तरफ से इमरान और दूसरी तरफ से सलमान बट, दोनों ही कमाल के शॉट्स लगा रहे थे। सलमान बट जो कि अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे, उनके सामने उनके पाले में जो भी गेंदबाज आया पस्त पड़ता हुआ दिखाई दिया। कभी स्ट्रेट ड्राइव का चौका, कभी पुल वाली शॉट, कभी रिवर्स स्वीप के चौके। भारतीय क्रिकेट फैंस ये सारी चीजें देख रहे थे और देखने के बाद एक डर के मंजर के अंदर समाये जा रहे थे। क्या सलमान बट आज कुछ ऐसा करने के मूड में आए हैं कि पाकिस्तान इस मैच को जीत जाएगी और भारतीय क्रिकेट टीम को कोई मौका नहीं मिलेगा? हर किसी के मन में यही सवाल चल रहा था, लेकिन इसका जवाब था नहीं। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था सबकी धड़कनें तेज हो रही थी। लेकिन उसके बाद आते हैं हरभजन सिंह, जो अपनी कमाल की गेंदबाजी से इमरान को अपना शिकार बनाते हैं। उनकी लहराती बलखाती गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती है
है और सीधे सहवाग के हाथों में समा जाती है और 40 गेंद में 25 रन बनाकर इमरान सीधे पवेलियन की तरफ चल देते हैं। 3 चौके लगाते हैं, लेकिन यहां तक वो अपना काम कर चुके होते हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान का पहला विकेट गिरता है तब तक के स्कोर बोर्ड पर 75 रन लग चुके होते हैं और 16.3 ओवर के बाद पहला विकेट आता है। उसके बाद पाकिस्तान की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने आते हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक आते ही कुछ बेहतरीन शॉट्स, कुछ अच्छे शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं और इन शॉट्स को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान का हर खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आते ही शोएब मलिक ने सभी भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लेना शुरू किया, उससे समझ में आ रहा था। जहीर खान की गेंद पर उन्होंने एक जबरदस्त चौका लगाया था, जिसके बाद जहीर खान ने यह ठान लिया था कि वो अब शोएब मलिक को अपना शिकार बनाकर रहेंगे और कुछ ऐसा ही होता है। जहीर खान अपनी पूरी ताकत के साथ गेंदबाजी करते हैं और एक ऐसी गेंद फेंकते हैं जिसे शोएब मलिक दूर दूर तक समझ नहीं पाते और गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आती है और सीधा उनके पैड पर लग जाती है और उसके बाद एक जोरदार अपील होती है और जैसे ही अपील होती है पूरे मैदान पर माहौल पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे चारों तरफ से इस मैदान को बमों से विस्फोट किया जा रहा हो, लेकिन यह बमों की आवाज नहीं थी। जैसे जैसे अंपायर की उंगली आउट का इशारा देने के लिए ऊपर उठ रही होती है, वैसे ही वैसे स्टेडियम का माहौल गर्म होता जा रहा है और भारतीय टीम 7वें आसमान पर जा पहुंचती है। अब भारतीय टीम पाकिस्तान को यह बताना शुरू कर देती है कि आज तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। स्टेडियम भले ही श्रीलंका का था, लेकिन वहां पर जय श्री राम और जय हनुमान के नारे गूंजने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि आज दशहरा का दिन हो और आज फिर से एक रावण का दहन होने वाला हो और ये रावण इस बार पाकिस्तान के इस आक्रोश का जलने वाला है और ये रावण इस बार पाकिस्तान के आक्रोश का जलने वाला है और ये पाकिस्तान के उस घमंड का जलने वाला है जो ये बताता है कि वो सबसे ऊपर है। शोएब मलिक पवेलियन की तरफ जाते हैं और जाने से पहले 39 रन बनाते हैं 46 गेंदों पर 3 चौकों के साथ। उसके बाद मैदान पर आते हैं उमर अकमल और सलमान बट मिलकर एक अच्छी साझेदारी और एक अच्छी पारी खेलने की शुरुआत फिर से करते हैं और सलमान बट जो कि अच्छे दिखाई दे रहे थे, चाहे प्रवीण कुमार हो, चाहे आशीष नेहरा हो, चाहे हरभजन सिंह हो या फिर वीरेंद्र सहवाग हो या फिर रविंद्र जडेजा हो, वो हर किसी को धो धोकर अपने हिसाब से बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे थे। जैसे ही शोएब मलिक आउट होते हैं और उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं उमर अकमल, तभी एक और झटका लगता है और वो झटका लगता है सलमान बट के रूप में। सलमान बट रन के लिए दौड़ते हैं और गेंद मैदान पर रविंद्र जडेजा के हाथों में चली जाती है, लेकिन सलमान बट ये भूल जाते हैं कि रविंद्र जडेजा के हाथों में गेंद जाना उतना ही खतरनाक होता है जितना खतरनाक भारतीय सेना से पंगा लेना होता है। रविंद्र जडेजा गेंद उठाकर सीधा महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में देते हैं और महेंद्र सिंह धोनी को तो आप जानते ही हैं, वो गेंद को सीधे पकड़कर स्टंप में लगा देते हैं। अपील होती है और एक बार स्टेडियम फिर से झूम उठता है, क्योंकि अभी भी तो शोएब मलिक पवेलियन गए थे। इसके बाद एक और बड़ा झटका पाकिस्तान को लगता हुआ दिखाई देता है। फैसला थर्ड एम्पायर की तरफ जाता है और स्टेडियम का माहौल एक बार फिर से गर्म हो जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के फैंस आपस में भिड़ जाते हैं। मंजर यहां तक हो जाता है कि दोनों फैंस आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन जब थर्ड अंपायर का फैसला आता है तो पाकिस्तान की टीम के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का मुंह भी बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जिस तरीके से सलमान बट बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर वो रन आउट ना होते तो इस मैच में वो बहुत बड़ा स्कोर पाकिस्तान के लिए करके जाते, क्योंकि जब सलमान बट आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे थे तब तक वो 74 रन बना चुके होते हैं 85 गेंदों पर, जिसमें उन्होंने जबरदस्त 9 चौकों के साथ 74 रनों की पारी खेली थी। अब यहां से पाकिस्तान के व्यक्तित्व का पतन शुरू हो जाता है। सलमान बट के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं उमर अकमल, लेकिन हरभजन सिंह अब अपने गेंद की धार और अपनी गेंद का बल और अपनी गेंद को बलखाना बढ़ा चुके होते हैं। हरभजन सिंह इस तरीके से गेंदबाजी करते हैं जहां पर 146 रनों पर तीसरा विकेट, तो वहीं उमर आमीन 159 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन की तरफ आउट होकर चले जाते हैं। यानी कि 159 रनों पर पाकिस्तान के 4 बड़े विकेट गिर जाते हैं और उमर अकमल जो अभी भी बल्लेबाजी करने आते हैं वो 9 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 4 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की तरफ वापस चले जाते हैं। फिर आता है क्रिकेट की दुनिया का वो महासंग्राम जिसे पाकिस्तान अपना हीरो मानते हैं, जिसे पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया बूम बूम के नाम से जानती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी को बूम बूम के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन उससे ज्यादा इन्हें जाना जाता था विवादों के लिए, और अक्सर इनके विवादों में गौतम गंभीर के साथ कई बार मामला सामने आया है, क्योंकि दोनों ही अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। और जब जब गौतम गंभीर के सामने भारतीय सेना या फिर भारतीय टीम के बारे में किसी को भी कुछ कहा जाता है तो गौतम गंभीर अपना सीना 56 इंच का करके शाहिद अफरीदी के सामने खड़े हो जाते हैं। और इन्हीं विवादों के बीच एक बार फिर से शाहिद अफरीदी मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। शाहिद अफरीदी उमर अकमल के साथ मिलकर पारी को संभालते हैं और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ रहा होता है और पाकिस्तान के फैंस पाकिस्तान की टीम्स के साथ घमंड
में डूबने लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को ऐसा लगता है कि अब उमर अकमल और शाहिद अफरीदी मिलकर पाकिस्तान के टीम के स्कोर को आगे तक ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रविंद्र जडेजा अपनी बलखाती गेंद से उमर अकमल को आउट करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। वो एक ऐसी बलखाती हुई गेंद डालते हैं जो बैट पर पूरी तरीके से नहीं आती है और बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में जा समाती है। उमर अकमल 26 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चलते बनते हैं। मंजर अब यह होता है कि 196 रनों पर पाकिस्तान अपने 5 बड़े विकेट खो चुका होता है। लेकिन यह मंजर अब भारतीय फैंस और भारतीय क्रिकेट फैंस की खुशी में बदल चुका था और उमर अकमल के विकेट गिर जाने के बाद शाहिद अफरीदी के साथ मैदान पर साथ देने के लिए आते हैं कामरान अकमल। लेकिन साथियों, आपको मैं बता दूं कि कामरान अकमल को बल्लेबाजी करना बखूबी आता है। वो जिस तरीके से बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान टीम यहां से एक बड़ा स्कोर कर सकती है। लेकिन तभी प्रवीण कुमार आते हैं और अपनी गेंद का जादू दिखाते हैं और उनकी गेंद जो कि हवा में लहराती है और वो टप्पा पड़ने के बाद शाहिद अफरीदी के पैरों पर जा लगती है। और उसके बाद हिंदुस्तान टीम की तरफ से एक जोरदार अपील होती है और अपील इतनी जोरदार होती है कि मानो कि अब बादल फटने वाला हो, जैसा कि इस मैदान पर सैलाब आने वाला हो। और ऐसा ही कुछ होता है। जैसे ही अंपायर की उंगली आउट देने के लिए ऊपर उठती है, वैसे ही मैदान में इतना जबरदस्त शोर होता है जो 7वें आसमान के भी ऊपर उठ जाता है और यह शोर श्रीलंका के मैदान से उठकर कराची तक सुनाई देता है। शाहिद अफरीदी पवेलियन की ओर चलते बनते हैं और एक छक्के के साथ जबरदस्त पारी खेलते हुए 25 गेंदों में 32 रन बनाते हैं शाहिद अफरीदी। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह छक्का पाकिस्तान की पारी में पहला छक्का होता है आज के मैच में, जो कि शाहिद अफरीदी के बल्ले से निकलता है। शाहिद अफरीदी के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक मैदान पर आने के बाद कामरान अकमल के साथ पाकिस्तान की पारी को संभालते हुए नजर आते हैं। कामरान अकमल ये वो नाम था जिसने पाकिस्तान को एक और जीवन दान दिया। 41 गेंदों में 51 रन कामरान अकमल ने बनाए थे, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए थे और इनकी बल्लेबाजी की बदौलत ही पाकिस्तान की टीम 267 रनों के स्कोर पर जा पहुंची थी 49.3 ओवर में। क्योंकि अगर हम बात करें तो कामरान अकमल की बदौलत ही पाकिस्तान एक अच्छे और सम्मानजनक स्कोर पर जाकर खड़ी हो जाती है। 10 विकेट पाकिस्तान 49.3 ओवर में गंवा चुकी होती है। प्रवीण कुमार ने 10 ओवर में 53 रन देकर 3 बड़े विकेट झटके। जहीर खान ने 9 ओवर 3 गेंदों में 41 रन दिए और पाकिस्तान के 2 विकेट झटके। हरभजन सिंह ने 8 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट लिए और वीरेंद्र सहवाग ने 3 ओवर में 19 रन दिए और रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में 43 रन देकर 1 विकेट झटका। और कुल मिला जुलाकर पाकिस्तान 49.3 ओवर में 267 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। और अब बारी आती है इस मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों की। भारतीय बल्लेबाज अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। हालांकि वो शुरुआत अच्छी नहीं मिल पाती है जिस शुरुआत की उम्मीद भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस ने की थी। भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग जो अपनी पहली गेंद पर बाउंड्री लगाने के लिए जाने जाते हैं, वो इस पारी में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। लेकिन इस बार वीरेंद्र सहवाग का बल्ला उस तरीके से नहीं चलता है जिस तरीके से हमेशा हर बार उनका बल्ला चलता है और वो फ्लो में नजर नहीं आते हैं। वीरेंद्र सहवाग 32 गेंदों पर 10 रन बनाकर अब्दुल रज़ाक की बॉल का शिकार हो जाते हैं, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चौका लगा पाते हैं। अब्दुल रज़ाक की वो गेंद जिस पर वीरेंद्र सहवाग आउट होते हैं, वो उस गेंद को समझ नहीं पाते हैं और विकेट कीपर के हाथों में जा समाती है। लेकिन अभी भी मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम का एक और बब्बर शेर मौजूद था जिसका नाम है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ये सारी चीजें एक छोर से खड़े होकर देखा करते हैं। फिर उसके बाद आता है भारतीय टीम का वो बब्बर शेर, जी हां, मैं बात कर रहा हूं रन मशीन की, जिसे पाकिस्तान के अब्बू जान भी कहा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली की। 18 नंबर की जर्सी पहनकर जब विराट कोहली मैदान पर आते हैं तो अपनी धुएंधार बल्लेबाजी से आतंक शुरू कर देते हैं और जबरदस्त शुरुआत करते हैं। कमाल के चौके भी लगाते हैं। लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली शुरुआत करते हैं उस तरीके से अपनी पारी को अंजाम नहीं दे पाते। 27 गेंदों में 18 रन विराट कोहली के बल्ले से निकलते हैं और विराट कोहली आउट होकर पवेलियन चलते बनते हैं। अभी जहां 47 रनों पर भारतीय टीम का पहला विकेट गिरा था, अब 82 रनों पर भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट आउट होकर पवेलियन जा चुके होते हैं। सईद अजमल की उस गेंद पर विराट कोहली एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन जा रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरे छोर से गौतम गंभीर जहां पर ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, उनका साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर अब मिलकर इस पारी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस मैच के अंदर अभी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होने
होने बाकी थे, जहां पर गौतम गंभीर एक बार फिर से जाकर शाहिद अफरीदी से भिड़ जाते हैं, जहां पर मामला इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि प्लेयर्स के साथ साथ अंपायर को भी बीच बचाव करने आना पड़ता है। इतना ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल होता है कि अगर दोनों को अलग नहीं किया जाता तो शायद वो दोनों एक दूसरे को मार देते, क्योंकि जिस तरीके से गौतम गंभीर एक अलग रूप में नजर आ रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि वो शाहिद अफरीदी को अपने बल्ले से मार देते। लेकिन उसके बाद जैसे ही शाहिद अफरीदी के साथ गौतम गंभीर का यह मामला थोड़ा ठंडा होता है, तभी कामरान अकमल और उमर अकमल दोनों भाई ये सोचते हैं कि गौतम गंभीर को दबा लेंगे। लेकिन गौतम गंभीर कहां चुप रहने वालों में से थे। गौतम गंभीर कामरान अकमल से भी जाकर भिड़ जाते हैं और कामरान अकमल से भिड़ने के बाद एक बार फिर से गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है और मैच रोक दिया जाता है। और गौतम गंभीर को संभालते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिसे पूरी दुनिया कैप्टन गुल के नाम से जानती है। महेंद्र सिंह धोनी गौतम गंभीर को किनारे लेकर जाते हैं और उनके कान में कुछ समझाते हैं कि अभी गर्मा गर्मी का माहौल नहीं, बल्कि अपने रनों की रफ्तार से जवाब देने का है और रन बनाने का टाइम है। और उसके बाद कुछ ऐसा ही करते हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी अब अपने बल्ले का जादू दिखाना शुरू करते हैं। दोनों छोर से रन आना शुरू हो जाता है और गौतम गंभीर अपने बल्ले से हर गेंदबाज को बाउंड्री लाइन तक पहुंचाते हैं। शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, अब्दुल रज्जाक, सईद अजमल, शाहिद अफरीदी, कोई भी बॉलर गौतम गंभीर के सामने अपना कमाल नहीं दिखा पाता है। जिस तरीके से गौतम गंभीर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और उनका पूरा साथ दे रहे होते हैं महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन अफसोस, जब भारतीय टीम का तीसरा विकेट गौतम गंभीर के रूप में जाता है, तब भारतीय टीम अपना आधा काम कर चुकी होती है। 180 रन पर 3 विकेट 35.4 ओवर में। अब यहां पर भारतीय टीम को कुछ नहीं बल्कि संभल कर सिंगल डबल के साथ खेलना था। गौतम गंभीर के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं हिटमैन रोहित शर्मा। हिटमैन शर्मा अब यहां पर बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ। लेकिन अभी भी बहुत सारे उतार चढ़ाव होना इस मैच के अंदर बाकी था, क्योंकि जैसे ही 2008 रन पर भारतीय टीम पहुंचती है, वैसे ही रोहित शर्मा शिकार हो जाते हैं शाहिद अफरीदी का। शाहिद अफरीदी की लहराती बलखाती गेंद सीधे रोहित शर्मा के पैड पर लग जाती है और जोरदार अपील होती है। और इस अपील के साथ भारतीय खेमे में खामोशी का माहौल हो जाता है। अंपायर की उंगली ऊपर उठती है और रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता देखने को मिलता है। अभी यह खामोशी पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुई थी। महेंद्र सिंह धोनी भी शोएब अख्तर का शिकार हो जाते हैं। शोएब अख्तर की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी पवेलियन की तरफ चलते बनते हैं। जहां 208 रनों पर भारतीय क्रिकेट टीम के 4 विकेट थे, अब 210 रनों पर 5 विकेट हो जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि भारतीय टीम इस मैच को हारने वाली है। लेकिन तभी सुरेश रैना आते हैं और सुरेश रैना एक आतिशी पारी खेलते हैं। सुरेश रैना आने के साथ ही चौके छक्कों से पारी की शुरुआत कर देते हैं, जहां पर वो 27 गेंदों पर 34 रनों की तूफानी और धुएंधार पारी खेलते हैं, जिसमें वो जबरदस्त 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हैं। लेकिन एक तरफ से भारतीय टीम के विकेट लगातार गिरते रहते हैं और अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं रविंद्र जडेजा, और वो भी सईद अजमल के शिकार हो जाते हैं। रविंद्र जडेजा आउट होने से पहले 9 गेंदों में सिर्फ 6 रनों का योगदान ही दे पाते हैं और आउट होकर पवेलियन चलते बनते हैं। अब यहां पर भारतीय टीम 219 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी होती है और अब यह लगता है कि अब यह मैच भारत के हाथ से पूरी तरीके से जा चुका है। लेकिन दोस्तों, सुरेश रैना के साथ साथ रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद हरभजन सिंह पारी को संभालते हैं और ये दोनों मिलकर पारी को संभालते हैं, गेम को आगे बढ़ाते हैं। और जब 262 रनों का स्कोर होता है तो एक बार फिर से भारतीय टीम को बड़ा झटका लगता है और सुरेश रैना का विकेट गिर जाता है। सुरेश रैना रन लेने के लिए दौड़ते हैं और कामरान अकमल उन्हें रन आउट कर देता है। भारतीय टीम के लिए वैसे तो यह बहुत बड़ा झटका था, लेकिन भारतीय टीम लगभग अपना काम पूरा कर चुकी थी। 262 रनों पर 7 विकेट थे और अब भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी। इसी बीच एक और माहौल देखने को मिलता है, जो कि शोएब अख्तर और हरभजन सिंह के बीच में देखने को मिलता है। शोएब अख्तर जो तूफान की रफ्तार में बॉलिंग करते हैं, लेकिन हरभजन सिंह उनको उनकी औकात दिखा देते हैं। हरभजन सिंह एक जबरदस्त शॉट लगाकर, एक गगनचुंबी छक्का लगाकर इस मैच में विजयी शॉट लगाते हैं। हरभजन सिंह के इस छक्के के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाती है। जब यह मैच खत्म होता है, दोनों के दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और शोएब अख्तर विक्ट्री का साइन बनाते हुए हरभजन से कहते हैं कि अब तो तू जीत गया ना, चल निकल यहां से। भारतीय टीम यह मैच जीत चुकी होती है और इस जीत के साथ भारतीय टीम यह बता देती है कि क्यों पाकिस्तान के सामने भारत हमेशा आगे रहेगा, क्यों भारत को पाकिस्तान का बाप कहा जाता है। और ये सारी चीजें स्टेडियम में मौजूद सारे क्रिकेट फैंस देखते हैं, जो हमने श्रीलंका के इस मैदान में देखा। तो दोस्तों, ये थी कहानी एशिया कप 2010 की, जहां पर एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात में रहने का उनको एक मौका दे दिया और उनको बताया कि अपनी औकात के अंदर रहो, और उनको यह भी
बताया कि पैर हमेशा उतने ही फैलाने चाहिए जितने की चादर हो। जब जब चादर से बाहर पैर निकालोगे ना तो वो काट दिए जाएंगे। भारतीय टीम ये संदेश देती है और भारत के अंदर जश्न का माहौल होता है। श्रीलंका के अंदर एक और लंका जलती है और वो लंका जलती है इस बार पाकिस्तान की। पूरे देश के अंदर एक बार फिर से दिवाली जैसा माहौल था। इस बार दिवाली जरूर जल्दी आती है और वो जून में ही सेलिब्रेट की जाती है। जब जब भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तब तब दोनों देश का जोश सातवें आसमान पर होगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमें यह भी बता सकते हैं कि आपको अगली कहानी कौन सी सुननी है और हमारे देश के वीर जवानों के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द आपके पास एक और धमाकेदार कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।